स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है सुविख्यात लेखिका कृष्णा अग्निहोत्री की कहानी अपना अपना अस्तित्व। दिव्या आज बेहद उदास थी। उसकी उदासी को भांप चंद्रेश ने कहा, समझता हूँ बर्क अकेलापन जल्दी जल्दी अपने नाखूनों को तेज करता, अवसर पाते ही आपके भीतर घुसकर तेज घाव कर देता है। मेरी बहन है निर्मला, वो भी नितांत अकेली है। आप उससे मिले, बहुत पटेगी आप दोनों की। यह भी अच्छा हुआ कि वो मुझे कवि सम्मेलन में मिल गई। बड़ी बड़ी आंखें, गेहुआ रंग और सबसे आकर्षक था साड़ी पहनने का उसका तौर तरीका। गहरी आत्मीयता से बोली, दीदी आइए न, घर में बढ़िया दाल बाटी खिलाऊंगी। सचमुच धूसर आंखों वाली निर्मला की मैं दीदी बन उनके घर जा पहुंची। MIG का बड़ा सा क्वार्टर, सामने ही लकड़ी के अष्टपद गणेश जी एक बड़े से शीशे की अलमारी में सजे थे। ड्राइंग रूम में आरामदायक सोफा सेट, एक कोने में डाइनिंग टेबल सजा था। पूरा चौकस 2 बेडरूम का घर था। निर्मला की जीवंतता उसे भरपूर आशा से भरी बना रही थी। उस सुखाड़ घर में बहुत अपनत्व व प्रेम की गंगा के बीच खड़ी मैं कभी निर्मला को तो कभी उसके घर को ताक आगे बढ़ी और रसगुल्ले मेज पर रख दिए। सूना माथा 2 फांक झुमकों से घिरा था। बाल हिलाती वह मेज पर सब खाना करीने से सजा रही थी। तभी आंगन की ओर से दौड़ता 20-22 वर्ष का सुदर्शन नवयुवक अंदर आया। हाथ की वस्तुएं मेज पर रखी। मम्मी जी, रसमलाई लाने में कुछ विलंब हुआ। अब आप आराम से जीमो, मैं सब काम निपटा दूंगा। यह है सदन, मेरा पाला बेटा। ऑफिस में काम करता है, रहता मेरे ही साथ है। पीछे का कमरा इसके ही पास है। मेरे पति इसे अपने कस्बे से लाए थे जब यह 5 वर्ष का था। फिर मेज पर से उठकर निर्मला ने कहा, दीदी थोड़ा रेस्ट कर लो, बाद में हम मृत्युदंड पिक्चर देखने चलेंगे। मेरे एक पत्रकार मित्र ने टिकट भिजवाया है। रिटायर्ड व्यक्ति को अपने निठल्लेपन से निजात पाने के लिए ऐसी ही कंदीलें तो चाहिए। मैं यूं तो रिटायर्ड होकर अपने इकलौते बेटे के मोहवश यहाँ सेटल हुई थी। बेटा है तो नेक व भावुक, सताता नहीं, कुछ मांगता भी नहीं, पर है बहुत व्यस्त। वहां से जो समय बचता है वह अपने परिवार में दे देता है। जब वह अपनी पत्नी की दमदार शिकायतों से घबरा कार स्टार्ट कर उसे घुमाने निकलता है तो पत्नी की ओर निरीह और मां की ओर विवशता भरी दृष्टि डाल देर तक कार को रेस देता है कि शायद मिन्नी को स्मरण हो जाए और वो कह दे, अम्मा को भी साथ ले लो न, अकेली घर में क्या करेंगी। पर मिन्नी बाल संभालती कह देती, चलो देर हो रही है। निर्मला जहीन है, अच्छी कविताएं लिखती है, शहर में उसकी प्रतिष्ठा है, इसीलिए तो दिव्या से उसका परिचय परवान चढ़ा। दोपहर जब हम पलंग पर लेटे तो निर्मला ने बाईं ओर से कुछ निकाला वह टेबल पर रख दिया। दिव्या ने आश्चर्य से देखा तो वह लकड़ी का हाथ था। दिव्या को आश्चर्यचकित देख निर्मला हंसी, इधर देखिए, मैं लूली हूँ, आपको तो मेरे विषय में कुछ पता नहीं। मेरी शादी तो रतलाम के एक रईस परंपरावादी परिवार में हुई। पति इंजीनियर थे। ये डबल मंजिल मकान उनके ही प्रयास से बना संवरा खड़ा है। एक दिन हम एक फैक्ट्री के उद्घाटन में गए तो घूमते समय मेरे हाथ पर कुछ गिर गया और मेरा हाथ पूरा घायल हो गया। प्रयत्नों के बावजूद गैंग्रीन से न बच पाई, नतीजन हाथ काटना पड़ा। तब से एक हाथ ही की जिंदगी जी रही हूँ, वो भी अकेले। कितनी अच्छी साड़ी पहनती हो, ड्राइव करती हो, खाना भी बनाती हो। सबकी प्रैक्टिस की है दीदी। वे तो हाथ कटने के दूसरे ही वर्ष एक्सीडेंट में रहे नहीं। जब अस्पताल में अंतिम सांस ले रहे थे तब सदन का हाथ मुझे सौंप दिया। तब से सदन को पढ़ाने, ट्रेनिंग देने
वह सेटल करवाने में बहुत समय गया। इसके बाद ट्रेनिंग ले नौकरी भी कर रही हूँ, पर यह सच है कि सदन मेरा दूसरा हाथ तो है ही। उम्र के बढ़ते पड़ावों पर प्राणी को छोटे छोटे कामों में किसी तेज धावक से व्यक्ति की मदद लगती है। वैसे तो मैं बहुत कुछ जिंदगी से निपटना सीख चुकी, पर ये बिजली कर्मचारी, राजमिस्त्री, बढ़ई व माली मुझसे नहीं संभलते हैं। तब चिल्लाती हूँ, सदन सदन, और यह नेक लड़का मेरी एक आवाज में नींद से भी दौड़ा आ जाता है। अब माली जब मुफ्त में एक माह की तनख्वाह ले चुपचाप काम छोड़ गया, तब सदन ही प्रातः उठकर पेड़ों में पानी दे एक्वागार्ड में पानी भरता है। क्या करे निर्मला, अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़नी पड़ती है। मेरा भी हाल कुछ विशेष अच्छा नहीं। प्रातः जल्दी उठ थोड़ा सा टहल, योगा करती हूँ कि पोता आकर साड़ी खींचता फरमाइश करता है। दादी हलवा, बड़ी मशक्कत से उसका मुंह धुलवाकर कभी सूजी तो कभी ब्रेड का हलवा बना हाथ से खिलाकर उसे तैयार करती हूँ। तब तक मुन्ना व मिन्नी तैयार हो नाश्ते के लिए डाइनिंग मेज पर बैठ जाते हैं और मैं हांफते दौड़ते उन्हें नाश्ता थमा देती हूँ। बहू क्यों नहीं आपका हाथ बटाती, कमाती है। मुन्ना ने एक बार दबे स्वर में कहा था। माँ अब थक गई है तो दिन भर तो घर में आराम ही करती है न। अब कुछ व्यस्त रहने से समय भी तो अच्छा कटता है। ठीक है, इतना ही सुख क्या कम है कि आज दिन यहाँ व्यतीत करने कैब से इसलिए आई कि मुझे पेंशन मिलती है। वह मिन्नी उस पर सीधे झपट्टा नहीं मारते। सभी सुनहरे सपने देखते हैं, दर्पण में खुद को संवरा ही निहारने में खुश होते हैं। जिंदगी की संभावनाएं निरस्त्र नहीं होती। कड़वा सच तो यह है दीदी कि जीवन चक्रव्यूह से शुरू हो चक्रव्यूह में ही समाप्त हो जाता है। अपने को जिंदा रखने का युद्ध चल ही रहा है और इसका कोई विकल्प नहीं। यूं तो स्वस्थ रहने पर सब निपटता है, पर जब अस्वस्थ होती हूँ तो दवाइयों व बेस्वाद खाने के साथ गहरी निराशा की खाई में कैद हो जाती हूँ। क्या बुढ़ापा इतना खराब होता है? यह तो जीवन प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन यदि हमारी पीढ़ी हमें अपने व्यवहार से यह समझाए कि हम अब रिटायर्ड हैं, तो केवल केयर टेकर की भूमिका निभा उनका खर्चा बचाएं, तो यह हमारे लिए एक मानसिक दंश ही है। कुछ समय तो इस उलझे घेरे से वापस आ जाओ। 2 वर्ष में मैं भी रिटायर्ड हो जाऊंगी, तब हम साथ घूमेंगे, मस्त रहेंगे। सचमुच बात करते करते निर्मला कब गहरी नींद में खर्राटे लेने लगी, उसे पता ही न चला। गरम गरम समोसे खाओ, प्रभु के गुण गाओ, और शोर करती दिव्या ने निर्मला को जगा दिया। मूवी से लौटते समय सदन ने आ भीड़ में कार को संभाला और पहली बार किसी मित्र ने निर्मला को कार से इतनी दूर घर तक छोड़ा। घर आते ही मिन्नी की तेज आवाज निर्मला ने सुनी, मुझे तो ब्लैकबेरी ही चाहिए, दूसरा कोई मोबाइल नहीं। तुम्हारे पास 5,000 रुपए हो तो ठीक, नहीं है तो अम्मा से मांग लो। क्यों, तुम क्यों नहीं खर्च करती? जब देखो भाई को या माँ को पैसे भेज देती हो। निर्मला ने ठंडे पराठे खा लापरवाही से मुन्ना को प्यार किया। वह सो गई। सुबह ही मिन्नी के सामने पूरे 8,000 का चेक रखा था। ऐंठ कर हक से उसे जब्त कर मिन्नी चली गई। शाम को उसके हाथ में ब्लैकबेरी था और वह उत्साह से सास को उसके नए फंक्शंस समझा रही थी। कुछ समय की रफ्तार और मेहमानों की आवक जावक में निर्मला को इतना भी समय नहीं मिला कि वह दिव्या से फोन पर बात कर पाती। नए रूप से उभरते मल्टी डायमेंशन के बीच दिव्या एक दिन उसे बाजार में मिल गई। दीदी, आप तो जानती हैं न कि मैं जन धर्म समिति से जुड़ी हूँ। उनके ही सहयोग से मैं बच्चों के लिए 1 माह का शिविर अपने खर्च पर चलाती हूँ। कुछ धीरे से वह बोली, हस्बैंड की याद में यह करती हूँ। हाँ दीदी, आपको भी कुछ पारंपरिक कथाएं याद होंगी न? हाँ तो क्या, बस परसों आप मेरे शिविर में वे सब बच्चों को सुनाएंगी। निर्मला का मन भर गया। हरे भरे पेड़ों के नीचे बैठ किशोर बच्चों को कहानियां सुना। उसके मन की भी सूख रही हरियाली ताजा हो गई। सच दिव्या,
ये सब जागरूक कार्य हैं। तभी सदन एक छरछरी बदन की लंबी गेहुए रंग की साधारण नाक नक्शों वाली लड़की के साथ कई टिफिनों के साथ आया। सबने पूरी सब्जी हलवे का आनंद लिया। निर्मला ने बच्चों को टॉफी बांटी। निर्मला का मन तो था कि वो पोते को लाती, परंतु बहू ने साफ मना कर दिया। वहां गंदे संदे बच्चों के बीच खा पी बीमारी नहीं मोल लेनी है हमें। तभी किसी के हाथ निर्मला के पैर छू रहे थे। खुश रहो, खुश रहो। ये कौन है दिव्या? आपकी बहू। सदन महर्षि अपने गांव गए तो वहीं से ब्याह कर ले आए हैं। क्या नाम है आपका? निर्मला ने उसके हाथ में 101 रुपए शगुन के थमा दिए। हेमा शर्मा कर खाना लगाने लगी। बहुत खुश हूँ दीदी, आओ न अगले इतवार। आती हूँ। सच तो यही था कि मुझे दिव्या की जरूरत ज्यादा थी, क्योंकि पदहीन सामान्य स्थिति वाले व्यक्ति को कोई भी अपने घर में आत्मीयता नहीं परोसता। वह किसी का भी कोई स्वार्थ तो पूरा नहीं कर पाता है न। निर्मला ने जब तब थोड़ी देर भी वहां से गुजरने पर दिव्या के घर में भीड़ व हलचल देखी ही है। वो कभी अकेली नहीं रहती। घर में कभी चाय नाश्ता तो कभी भोजन बनता ही रहता। निर्मला के घर मीटिंग होती या वह मीटिंग में होती। पुरुषों से भी घिरी होने के कारण वह वाद विवाद व आलोचना का विषय बन गई थी। नए रूप में ग्लैमर वर्ल्ड के फैशनों में शाम काटती बहू को सास के अपनत्व से बेचैनी इसलिए होती कि उसे बेटे को संभालने हेतु घर रुकना पड़ता। दिव्या स्वयं ही एक इतवार निर्मला के घर जा पहुंची। कुछ संस्था के लोग चाय व पोहे का आनंद ले रहे थे। रसोई घर में हेमा खाना बना रही थी। संस्था के लोगों को विदा करते ही अचानक निर्मला दिव्या के कंधे पर सिर रख रो पड़ी। उसे प्यार से थपथपा निर्मला ने पूछा, क्या हुआ रे पागल? अरे दीदी, कल शाम एक रईस सिंधी घर आकर प्रस्ताव देने लगे कि मैं उनसे विवाह कर लूं। वे अकेले हैं, उनके 2 मकान हैं, घरेलू जमीन है, वे सब मेरे नाम वे कर देंगे। मैं जैसा चाहूं उन्हें उठक बैठक तक लगवा सकती हूँ। यह तो रोने की बात नहीं। आप उनका मुआयना तो करती। दूसरे, मुझे तो अकेलेपन की सुध ही नहीं। घर में सदन सा बेटा, हेमा सी बहू जो है। ये कोई बात नहीं कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। कोई भी ऐरा गैरा आकर मुझे अपने अकेलेपन का साझीदार कैसे बना सकता है? तुमने उन्हें लौटा दिया है ना? हाँ, तो क्यों उदास हो? सच बात तो यह है कि इन्हें मरे 10 वर्ष से अधिक हो रहा है, पर ससुराल वाले जब तब कई कई दिन लगातार यहाँ रहते हैं। किसी को अस्पताल जाना है, किसी को ट्यूशन लेना है। हम पर काम का लोड बहुत है। मैं एक हाथ से उनकी सेवा करते करते थक जाती हूँ। जेठानी ननद तो हिलती ही नहीं। मैं बेबस सी अनचाहे रूखे स्वार्थी रिश्तों को भुगतती रहती हूँ। वे मेरे लिहाज व संस्कारों की कमजोरी जान लदे रहते हैं। अब ये तो गले की ऐसी फांस है जो निकलती नहीं, नहीं निगलते बनती है। इधर मुझे कभी हाई तो कभी लो ब्लड प्रेशर हो रहा है। तुम कहीं कुछ दिनों को चली जाओ, ये अस्वस्थता ठीक नहीं। पर निर्मला की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दिव्या को कुछ दिन स्वयं के साथ रहने को आमंत्रित करती। अपने घर के छिलके दिखाकर केवल शर्मिंदगी का ही एहसास होता। आंसुओं को मुस्कुराहट की ओट में रखना हिम्मत का काम है। यही वह करती आ रही है। निर्मला ने लगातार देखा कि हेमा दिव्या की सारी साड़ियां ज्वेलरी उपयोग करती है। गर्मियों में सदन व हेमा एसी में सोते भी हैं। शायद कभी कभी गैरों का व्यवहार इतना खुशबू भरा होता है कि वे अपनों से बेहतर सिद्ध हो जाते हैं। दिव्या अपने बनाए इस घरौंदे में बेहद खुश व संतुष्ट थी। एक दिन बहुत हौसले के साथ उसने बताया, दीदी मैं दादी बनने जा रही हूँ। कुछ माह बाद ही हेमा ने एक गोरी हष्ट पुष्ट बेटी को जन्म दे दिया। दिव्या ने उस बच्ची को सीने से लगा लिया। वह हंसी खुशी वो 3 व्यक्तियों का खर्चा उठाने लगी। सदन की तनख्वाह जमा होती है तो क्या, वो हम सबके लिए ही तो है ना दीदी। निर्मला ने देखा, पूरा ड्राइंग रूम पेशाब की बदबू से भरा है। बच्ची के कपड़े खिलौने सब पूरे समय बिखरे रहते।
दिव्या बच्ची के लिए महंगे वस्त्र व खिलौने खरीदती, जहां जाती वहां उसकी मुंह बोली पोती तोतली बोली में बोलती साथ रहती। दोनों पक्षों की सामंजस्यता से रिश्ता पुख्ता था। एक बच्चे की मान्यता को खंडित कर बेटे ने सूचना दी, माँ, मिन्नी माँ बनने जा रही है। माँ खुश हुई, ये भी अच्छा हुआ कि बेटी हुई। अब तो मिन्नी का परिवार पूरा हुआ। वो भी खुश थी कि सास के रहते उसका दूसरा बच्चा भी पल जाएगा। सच ही निर्मला को शाम तक फुर्सत नहीं होती। प्रातः मालिश, बच्चे को नहलाना सब निर्मला करती, साथ साथ पोते को भी दुलार बांट देती। तभी एक दिन दिव्या का फोन आया, दीदी प्लीज आ जाइए न। निर्मला तत्काल सब छोड़ वहां जा पहुंची। दिव्या बाल खोले पागल सी बैठी थी। ये क्या हालत बनाए हो दीदी, सदन मुझे छोड़ चला गया। कहाँ? हत बुद्धि निर्मला ने पूछा। उसने एक कमरे का फ्लैट चुपके से खरीद लिया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि हेमा यहाँ खुश नहीं, जो अलग रहना चाहती है। मुझे तो मेरी पोती के बिना नींद नहीं आती। सदन को मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। मैंने तो प्यार देने में कोई कसर नहीं रखी। इधर तो रोटी वाली भी लगा ली थी। दिव्या फूट फूट कर रो रही थी। निर्मला अपनी इस लाडली सहयोगी मित्र को यकायक नहीं छोड़ सकी और उसने 1 घंटे बाद उसे कुछ खिला पिलाकर विदा ली। घर आते ही तीक्ष्ण तानों के ओलों से वो भीग गई। मिन्नी तन्नाई हुई लाल सुर्ख हो दिखी। आपको अपनी जिम्मेदारी की तनिक भी चिंता नहीं? मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? निर्मला ने निरुत्तर रह जल्दी जल्दी घर का अधूरा काम पूरा किया। वह बच्ची को संभाल लिया। आज वो कुछ उदास थी। ये क्या बात हुई? वो जो कुछ करती है वो प्यार व मोहवश अपने परिवार को संभालने हेतु करती है, पर बहू तो उस सब को गारंटेड लेती है कि यह सब उसे करना ही पड़ेगा। मुन्ना तो कंपनी में बैठ सितारे जोड़ पत्नी की झोली में डालने का स्वप्न देखता है। माँ से प्यार है, पर उसे सिद्ध करना वो आवश्यक नहीं समझता। अपनापन स्वयं सिद्ध होता है। निर्मला ने आज तक तर्क न कर कर्तव्य पर ही ध्यान दिया। अनेक भारतीय स्त्रियों की भांति परिवार को एक सूत्र में पिरोए रखना अपना धर्म माना। निर्मला रात तक अपना दुख विस्मृत कर दिव्या ही में उलझी रही। मन नहीं माना तो एक दोपहर पुनः दिव्या के घर जा पहुंची। दिव्या बिस्तर पर लेटी थी और सदन उसे गोली खिला रहा था। इशारे से ही तमतमाई चेहरे वाली निर्मला को उसने कह दिया कि वो सदन से कुछ न कहे। क्या हुआ? चिंता से ब्लड प्रेशर व शुगर बढ़ गई। जवाब सदन ने दिया, दीदी जी, मैं तो दोनों समय आता ही हूँ। मैं अपने व्यवहार की गारंटी दे सकता हूँ, दूसरे की नहीं। निर्मला ने दिव्या को घूर कर देखा। क्यों, जेठ व देवर भी तो नहीं अस्पताल में भर्ती हुए और तुम वहां सब जुटाती रही? सदन मुस्कुराया। ये सब नया नहीं है। भैया को गए बरसों हो गए, पर वे सब इनसे सेवा लेने में पीछे नहीं रहे। बात यही नहीं समाप्त हुई। कुछ अरसे पश्चात निर्मला ने आश्चर्य से सुना कि दिव्या को हार्ट अटैक आया है और वह प्रभात अस्पताल में भर्ती है। आनन फानन में कुछ फल ले दिव्या से मिलने निर्मला वहां पहुंची। हंसी, पर निर्मला गंभीर थी, क्योंकि सुबह दिव्या खाखरे खा रही थी। तुम इतना सबके लिए करती रही, आज यहाँ बस ये 10 वर्ष का भतीजा भर बैठा है। अपनी अपनी करनी। आप आ गई, अच्छा लगा। निर्मला ने ढेरों हिदायतें दी, पर स्वयं को मदद के लिए प्रस्तुत नहीं कर पाई। कुछ दिनों बाद ही दिव्या चंद्रेश के घर शिफ्ट हो गई, जो तीसरी मंजिल पर था। निर्मला ने फटकारा, हार्ट पेशेंट, ऑपरेशन हुआ है और इतनी सीढ़ियां चढ़ोगी व उतरोगी। अपने उस विशाल घर में शिफ्ट क्यों नहीं होती? मुझे वहां सन्नाटा घेरता है दीदी। मैं भी तो सप्ताह पूर्व रिटायर हो गई। अरे, मुझे तो पता ही न चला। तुम्हारा मोहल्ला तो गुलजार है। दिव्या, पास में प्रेस है, हलचल मची रहती है। नौकरानी भी बढ़िया है। भाभी को वहीं बुला लो न। अपनी भरी पूरी गृहस्थी छोड़ वे क्यों वहां रहेंगी और कितने दिन? अब तो मैं ठीक हूँ।
अपन पिक्चर देखेंगे न। वो भरी नम आंखों से बोली। 15 दिन बाद सुबह ही निर्मला ने समाचार पत्र उठाया तो दिव्या की तस्वीर के नीचे स्वर्ग लिखा देखा। हक्का बक्का हो रही निर्मला ने कई फोन लगाए तो पता चला कि दिव्या के देवर के मुंडन के लिए 50 सीढ़ी वाले मंदिर में दिव्या चढ़ी व उतरी और उतरते ही बेहोश हो गई। और यह बेहोशी नहीं टूटी। कई दिनों में हिम्मत जुटाकर निर्मला दिव्या के ही घर पहुंची। एक कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठ वो दिव्या की फोटो को ताकती लौट आई। उसका मुंह कड़वा व दिल घायल था, पर उसकी मनस्थिति का बंटवारा कौन करता। वो इतने मनमोहक परिवार में भी तो अकेली ही थी। बेटा आया तो फरमाइश हुई, माँ आज तो गोभी के भाजिए बना दो। अच्छा, भाजिए परोस भरे मन से निर्मला बिना कुछ बताए मंदिर में जा बैठी। डट कर रोई, तब आहिस्ते से घर लौटी। वहां तो बवंडर उठा था। मुन्ना बिना बताए दोस्त के घर गया, वह वहां गिर गया। पैर में हल्की चोट थी। बहू गुर्रा रही थी। जैसे ही निर्मला ने भीतर पैर रखा तो वह उन्हें घूर चीखी, बहुत शौक है घूमने फिरने का, तो रहो कहीं अकेली, हमारे साथ ये गुलछरे नहीं चलेंगे। बेटा मिमियाया, माँ बताकर तो जाना था ना, बिटिया पलंग से गिर गई। तो निर्मला ने घूरा। तो क्या, आप घूमेंगी और मैं काम करूंगी? दफ्तरी में थक जाती हूँ, इज्जत से रहती हैं, जैसा चाहे खाती पीती हैं, तो क्या इतना भी बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगी? हाँ हाँ, तुम्ही ने तो दोनों को पाला है न, तो कौन सा एहसान किया है। हमारे साथ रहती हो तो ये सब करना ही चाहिए, वरना अन्यत्र रहो। पूरी शाम निर्मला की ऊहापोह में बीती। पति के बनाए इस घर में वे अब तक कई वर्ष गुजार चुकी। बेटे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बेटी की शादी कर दी। बहू भी तो बहुत होश से लाई। चुप चुप बिना शिकायत वे पोते व पोती को भी पाल रही हैं। तो क्या बच्चे पालने ही में उनका जीवन की सार्थकता है? कहीं जाना या कुछ समय मित्र के बीच गुजारना या मंदिर जाना इतना बड़ा अपराध है कि उसे उसी के घर से निर्वासित किया जाए? ममता, प्रेम, कर्तव्य का एहसास अपराध तो नहीं, जिनकी सजा अकेलापन व त्याग हो। क्या मिला दिव्या को? उसने परायों को अपनत्व दिया, वह स्वयं अकेलेपन को सहती मौत की आगोश में चली गई। इस सब से न हेमा का कुछ बिगड़ा, न सदन का। दिव्या ने तो 4 लाख रुपए भी सदन के नाम वसीयत में कर दिए थे। अब वे तो मस्त। ऐसी ममता भावुक स्त्री क्यों नहीं सीमांत कर सकती, जो उसकी अस्मिता व स्वाभिमान को चोट पहुंचाए? नहीं, वो दिव्या की भांति अनचाही मौत की ओर कदम नहीं बढ़ाएगी। उसने अपने बच्चे पाल दिए, हाँ, बोनस में वो पोते पोती पाल देगी। कोई उसे नौकरानी समझे, बूढ़ी समझ दुराए, यह वह सहन नहीं करेगी। अपना मकान पड़ोस सामान त्याग कर वह बेघर क्यों हो? वह क्यों पुनः अपना रैन बसेरा बसाए? वो नहीं चाहती कि परिवार टूटे व बच्चे उससे अलग हों, पर वो खटती रहे, तब भी उसे ही लताड़ा जाए, धमकी दी जाए, तो ये अन्याय वो नहीं सहेगी। पति की पेंशन पर्याप्त है, मजे में जी लेगी। प्रातः ही नाश्ता परोसते समय उसने बेटे की ओर गंभीरता से ताकते हुए कहा, बेटे, ये घर मेरा है। अभी मैं जिंदा हूँ। मैंने अपने पूरे कर्तव्य निभा दिए। अब संघर्ष उठक पटक काम धाम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें अपने परिवार को संभालना है। मैं अपनी इच्छा से जितनी भागीदारी कर सकी करती रहूंगी। मुझ पर जोर जबरदस्ती न लादी जाए। यदि तुम्हें मेरा आराम सुख नहीं पसंद है तो तुम सपरिवार कहीं शिफ्ट हो जाओ। मैं अपना ठौर नहीं छोड़ूंगी। मकान मेरे नाम है, इसलिए तुम मुझे कहीं नहीं भेज सकते। तेजी से निर्मला तुरंत शान से बगल में पड़ोसी के घर जा बतियाने लगी। वो मन ही मन संतुष्ट थी कि वो अन्याय न सहने में सक्षम है और इतनी उम्र में अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकती है। लौटी तो बहू गुपचुप दोनों बच्चों को खाना खिला
पढ़ा रही थी। उसे समझ आ रहा था कि अपना अपना सबको प्रिय होता है।